हेलो। मैं चेतनलाल रेगर सह आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट में समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कर्म और भाग्य के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि भारत में कर्म सिद्धांत जो है भाग्यवाद का आधार रहा है। महाभारत में भी धर्म व्याद्य के कथन से याद हुआ कि जीवन में भाग्य या देव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और मनुष्य को बिना किसी द्वेष के इसे स्वीकार भी करना चाहिए। संस्कृत के अंग्रेज विद्वान थे और थर्कीत ने कर्म सिद्धांत को भाग्यवादी सिद्धांत माना। मैकडोनल्ड का भी कथन है कि पुनर्जन्म तथा कर्म सिद्धांत के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप व्यक्ति को एक और इस जन्म को पूर्व जन्मों का प्रतिफल मानकर भाग्य पर संतोष करने की प्रेरणा मिलती है। दूसरी ओर इससे व्यक्ति की क्रियाशीलता कमज़ोर हो जाती है और वह विरक्ति की ओर उन्मुख होता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि कर्म सिद्धांत व्यक्ति को निराशावादी बनाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वतंत्रता का कहीं कोई स्थान इसमें नहीं होता। कर्म सिद्धांत जो है मानव स्वतंत्रता का विरोधी है, यद्यपि उसको ठीक ठाक विवेचन करने पर वास्तविकता कुछ और ही निकलती है। कर्म सिद्धांत में मानव स्वतंत्रता का विरोध नहीं है। इस सिद्धांत के आधारभूत प्रेरणा यह है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी के साथ अपने उत्थान के लिए प्रयास कर सकता है। स्पष्ट है कि कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को भाग्य से बांधता नहीं, बल्कि उसे विभिन्न परिस्थितियों में अपने अभ्युदय या विकास की स्वतंत्रता देता है। अब वास्तविकता यह है कि भाग्य जो है कर्म पर आधारित है, न कि कर्म भाग्य पर। युधिष्ठिर के इस प्रश्न का कि भाग्य और कर्म में प्रधान कौन है, तो भीष्म ने उत्तर देते हुए बताया कि व्यक्ति के प्रयत्न या कर्म बीज के समान है, जबकि भाग्य या देव भूमि के समान है। तो इन दोनों के संयोग से ही फसल होती है। जिस प्रकार बिना बीज के जोती हुई भूमि भी फसल नहीं देती, ठीक उसी प्रकार मानव प्रयास के बिना भाग्य निष्फल रहता है। आगे उल्लेख मिलता है कि कोई भी व्यक्ति जो केवल भाग्य पर निर्भर करता है, जिसमें प्रयास करने की इच्छा का अभाव पाया जाता है, कभी कुछ भी प्राप्त नहीं करता। दूसरी ओर प्रयत्न या कर्म से प्रत्येक वस्तु प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रकार थोड़ी सी अग्नि भी हवा के वेग से बहुत शक्तिशाली हो जाती है, उसी प्रकार व्यक्तिगत प्रयत्न से भाग्य प्रभावशाली बन जाता है। दूसरी ओर जिस प्रकार तेल के घटने से दीपक का प्रकाश मंद पड़ जाता है, उसी प्रकार प्रयत्न या कर्म को छोड़ने से भाग्य का प्रभाव भी घट जाता है। तो भाग्य में अपने आप में कोई शक्ति नहीं होती है। जहाँ व्यक्ति के द्वारा प्रयत्न किया जाता है, वहीं भाग्य अपना प्रभाव दिखा पाता है। शुक्र नीति में भी बताया गया कि मनुष्य के स्वयं के कर्म ही केवल उसके अच्छे या बुरे भाग्य का कारण है। इसी प्रकार स्मृति जो थी, जिस प्रकार एक पहिए से रथ चल नहीं सकता, उसी प्रकार बिना मानव प्रयास के भाग्य पूर्णता या सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। तो इन सब बातों से तो स्पष्ट ही है कि बिना भाग्य निष्फल रहता है कर्म के बिना। परंतु इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि भाग्य भारतीय समाज में कर्म के सिद्धांत ने लोगों को भाग्यवादी बनाने में योग अवश्य दिया है। कर्म के सिद्धांत में प्रारब्ध की धारणा नहीं आगे चलकर भाग्य का रूप ग्रहण कर लिया है। ऐसा इस कारण संभव हो सका कि पूर्व जन्म के कर्मों पर व्यक्ति का वर्तमान में कोई नियंत्रण नहीं। वह जो कुछ भी है वह पूर्व जन्म के कर्मों का साधारणतः नहीं बदल सकता, फल है, उसको बदल नहीं सकता। इतना आवश्यक कि वर्तमान में सदकर्मों के द्वारा अपने भावी जीवन को उन्नत बना सकता है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि सदकर्मों के द्वारा अपने भावी जीवन को उन्नत बना सकता है। और वर्ण व्यवस्था के प्रति बढ़ते विरोध को रोकने के लिए इस समय के भगवान ने व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को उनके भाग्य के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है। ये सब दो कारण विचारधारा भाग्यवादी के समान है। इसी प्रकार से इम्पोर्टेंस भी बताई गई है कर्म के सिद्धांत की।
क्रम का जो सिद्धांत प्रत्येक युग में भारतीय जीवन को अगणित रूपों में प्रभावित करता है। इस सिद्धांत ने वर्तमान जीवन को सब कुछ मान करके सब कुछ अभी और इसी समय दिया है। प्राप्त करने पर बल नहीं देता, बल्कि जीवन के अनेक जन्मों में एक है, जीवन चक्र की लंबी प्रक्रिया में एक ये बड़ी मात्र है। यह सिद्धांत निरंतर कर्म करते रहने और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। यह सिद्धांत सर्वधर्म की धारणा और इस पर मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति का जो मौजूद जीवन परिवार है, जातीय धर्म है, जातीय वर्ण है, विशेष रूप से जन्म और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं भूख और सुख और दुख का संयोग का फल नहीं है, बल्कि उसी के पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार पूर्व जन्म में भी व्यक्ति के कर्म की दृष्टि से स्वतंत्र था और इस जीवन में भी है। यदि मौजूदा जीवन पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल है, तो व्यक्ति को इस जीवन में नए कर्म का संचय और अपने भावी जीवन को उन्नत बनाने का एक अवसर प्राप्त होता है। तो इन सब सिद्धांत से इस बात से महत्व स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी इसके समर्थक रहे हैं। हिंदू धर्म के अनेक पक्षों के ये कटु आलोचक भी रहे हैं। तो कर्म के सिद्धांत के जो महत्ता है, अगर हम देखें तो किन किन क्षेत्रों में पाई गई है, उसको देखते हैं के करके। सबसे पहले कि कर्म के सिद्धांत ने नैतिकता के विकास में योगदान दिया है। इस सिद्धांत ने व्यक्ति के दुष्कर्मों को त्याग करके अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया है। व्यक्ति जो है जानता है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलेगा, और इस सिद्धांत ने व्यक्ति को अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित किया है। और कर्मवाद के कारण ही मानव में ऐसी नैतिकता का विकास भी हुआ। नैतिकता के विकास के बाद दूसरा जो महत्व बताया गया है वो है व्यक्तियों को मानसिक संतोष प्रदान करने और सामाजिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा बनाए रखने में योग दिया है। इस सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अपनी मौजूदा स्थिति में इसलिए संतुष्ट रहा कि वह इसे पूर्व जन्म के कर्मों को फल मानता है, और यह संतोष ही स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास में सहायक भी रहा है। इसी प्रकार नंबर 3, व्यक्ति को कर्तव्य पर सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा ये देता है। व्यक्ति अपने भूतकालीन कार्यों का कोई नियंत्रण नहीं है, परंतु अपने स्वधर्म का जो पालन करते हुए, अपने नियमों कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए अपने भावी जीवन को संपन्न अवश्य बना सकता है। इसी प्रकार से नंबर 4, समाज के संघर्षों को कम करने में भी योग दिया। संघर्ष उस समय अधिक होते थे जब व्यक्ति अपनी मौजूदा स्थिति से असंतुष्ट और प्रयत्न के बावजूद भी असफल रहता है। तो कर्म के सिद्धांत ने अपने वर्तमान स्थिति या मौजूदा सुख दुख में जो सफलता असफलता के लिए व्यक्ति को स्वयं को उत्तरदायी माना है, क्योंकि ये सब कुछ उसी के कर्मों का फल है। इस व्याख्या ने व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति में संतुष्ट रखने और किस प्रकार का विरोध या संघर्ष न करने की प्रेरित करता है। नंबर 5, भारतीय समाज के सभी सामाजिक व्यवस्थाएं जो हैं वो कर्म के सिद्धांत पर आधारित रही, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस सिद्धांत ने सभी सामाजिक व्यवस्थाओं को संगठित बनाए रखने में सहायता प्रदान की है। चाहे परिवार, वर्ण, आश्रम, धर्म कुछ भी क्यों न हो, व्यक्ति को प्रत्येक से संबंधित अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए सभी क्षेत्रों में व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। इसी प्रकार नंबर 6, संपूर्ण समाज से ये संबंधित है। यद्यपि सिद्धांत व्यक्तिवादी प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ये है समष्टिवादी। इस सिद्धांत का आधार सर्वधर्म का पालन, सभी प्राणियों के प्रति समता का भाव, निष्काम कर्म, इसी को ज्ञात कहा गया है। जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, सभी को समान समझता है और अपने प्रत्येक दायित्व का निर्वाह करता है, तो परोपकार में उसमें वृद्धि होती है, समाज का कल्याण होता ही है। जब सभी व्यक्ति प्राणियों के हित की दृष्टि से सोचता है और व्यवहार करता है, तो समाज में कल्याण अवश्य वृद्धि के रूप में देखी जा सकती है। तो इस तरह से ये 6 महत्व जो है कर्म के सिद्धांत के समाजशास्त्र में बताए।
फिर भी कर्म के सिद्धांत की कुछ कमियां, दोष जो उजागर हुई दिखी जा सकती है, उसमें से पहली है कर्म का सिद्धांत प्रमुख तो पुरुषार्थों की पूर्ति से संबंधित रहा है, लेकिन धीरे धीरे कर्मवाद के प्रारब्ध सबसे जुड़ जाने के कारण इसमें व्यवहार रूप में भाग्य या देव की धारणा अधिक प्रबल हो गई। इसी प्रकार कुछ लोगों का कहना है कि कर्मवाद व्यक्ति को निष्क्रिय बना देता है। जब सब कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का प्रारब्ध या भाग्य पर आधारित हो तो इस जन्म में व्यक्ति के लिए कार्य तात्कालिक प्रेरणा क्या होगी? तो व्यक्ति साधारणतः ये सोचता है कि किसी कार्य को करने से उसे क्या लाभ मिलेगा। यदि जीवन में किए गए कर्मों का फल आगामी जीवन में मिलेगा तो ऐसी स्थिति व्यक्ति के प्रयासों का सिद्धि तक आना जाना असंभव है। तीसरी जो कमी बताई है, इस सिद्धांत की जो आलोचना इस रूप में भी कहा गया है कि पारलौकिक जीवन को लौकिक जीवन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है। अच्छे कर्मों के द्वारा व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति का प्रलोभन दिया गया। परिणाम क्या हुआ? व्यक्ति अपने आध्यात्मिक कल्याण में लग गया और सांसारिक दायित्वों के प्रति जो वो उदासीन हो गया। इस प्रकार से कर्म के सिद्धांत ने भाग्यवाद को प्रोत्साहन दिया और भौतिक प्रगति में बाधा पहुंची। इस तरह से भी ये इसकी आलोचना। नंबर चौथी आलोचना यह कह के हुई है, कमी या दोष ये उजागर ये है कि वर्ण व्यवस्था के औचित्य को सिद्ध करने के उद्देश्य से कर्मवाद को प्रोत्साहन दिया गया और इस सिद्धांत के आधार पर एक वर्ण विशेष के लोगों को प्राप्त विशेषाधिकार विभिन्न सुविधाओं को उचित ठहराया गया है। साथ ही शूद्रों या अच्युतों को नियोगिताएं एवं अभावों की उनके पूर्व जन्म कर्मों के फल रूप में व्याख्या कर दी गई है। इस प्रकार कर्मवाद ने इन लोगों को शोषण में योगदान दिया। इसी प्रकार नंबर 5, इस सिद्धांत के आलोचकों का कहना है कि भारतवर्ष के अधिकांश लोगों के पिछड़ेपन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण है कर्मवाद। कर्म का सिद्धांत नैतिक आधार पर न्यायसंगत नहीं, इसने सामाजिक असमानता को उचित ठहराया और निम्न वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया। उनकी मौजूदा सामाजिक स्थिति की व्याख्या प्रारब्ध या भाग्य के रूप में की गई। तो आज देश के अधिकांश व्यक्ति अभावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनका जीवन स्तर काफ़ी कमज़ोर और निम्न है, तो विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं से वंचित हैं। तो क्या उनका सबका प्रारब्ध जो है दोषपूर्ण? इस प्रकार से ये कर्मवाद के सिद्धांत की आलोचना कर्म दोष के रूप में उजागर हुई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।